हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज टेस्ट सीरीज नंबर 29 जो कि साइंस की क्लास का, ठीक है ना। और इस क्लास में अपन टॉप 20 क्वेश्चन देखते हैं साइंस का, और सभी के सभी डिस्कशन भी अपन साथ में करते हुए चलते हैं। और आने वाले जितने भी सभी एग्जाम है, रेलवे का हो गया, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट या फिर एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी, ठीक है ना, जब जितने भी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी साइंस पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहेगा आप लोग लास्ट तक, बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा। साथ में आप लोग को रिवीजन के लिए पीडीएफ भी दे दिया जाता है फ्रेंड। पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक आपको फ्रेंड वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग डे बाय डे रिवीजन करते रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड वो आप लोग भी जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर देखिएगा आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे आते जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका रोम, जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो रोम का यूज किया जाता है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है, ठीक है ना। चलिए रोम के बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो किसका होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है। इसे ध्यान में रखेगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी डेटा आप रखते हैं रोम में, ठीक है ना, वो आप कंप्यूटर बंद भी करेंगे तो आपका जो डाटा है वो खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक रैम होता है, ठीक है ना, रैम, ठीक है ना, रैम होता है। तो रैम को क्या बोलते हैं? रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। रैंडम, RANDOM, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस, ठीक है ना, ACCESS, ठीक है ना, एक्सेस मेमोरी, MEMORY, ठीक है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो उसका ये होता है रैम का फुल फॉर्म होता है। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। और इसमें जो भी डेटा आप रखते हैं और यदि सेव नहीं किए, ठीक है ना, और कंप्यूटर बंद हो गया तो इसमें जो डेटा है वो उड़ जाता है, ठीक है ना। तो रैम को क्या बोलते हैं? वोलेटाइल भी मेमोरी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें भूल जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी भी, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। उसी प्रकार से ध्यान में रखना कि कंप्यूटर का जो ब्रेन कहते हैं, किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जो ब्रेन है फ्रेंड्स, COMPUTER, ठीक है ना। कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि CPU को कहते हैं। किसको बोलते हैं? CPU को। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये भी आप ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये सभी आप लोग ध्यान में रखेगा, प्लस में आप लोग रिवीजन भी करते रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रेंड क्या कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना, पानी की भौतिक अवस्था क्या है ये बताना। यानी कि 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो भौतिक अवस्था रहेगा वो क्या रहेगा ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गैसीय अवस्था में होगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 250 डिग्री पर जो पानी रहेगा तो क्या रहेगा? वो गैस में ही तो रहेगा, ठीक है ना। द्रव से क्या रहेगा? गैस रहेगा, ठीक है ना। 250 डिग्री बहुत हो जाता है ग्रुप, ठीक है। गैस में बोल सकते हैं या फिर आप इसे बाष्प में बोल सकते हैं, ठीक है ना। बाष्प भी बोल सकते हैं। तो बाष्प में बोलिए या गैस, यानी कि यही अवस्था में ये रहेगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। पानी जिसका ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में यह रह सकता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे कि पिघलने के बाद क्या होता है, कौन सी जो प्रक्रिया होता है ना उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे ठोस से द्रव में कोई चीज़ बदलता है, ठीक है ना। क्या बदलता है? ठोस से द्रव में, लिख देते हैं यहाँ पर, ठोस से द्रव में यदि कोई चीज़ बदलता है तो इसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो ठोस से द्रव में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं? पिघलना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिघलना बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए बर्फ है और ठोस है और वो द्रव में पिघलेगा, ठीक है ना। तो जो द्रव में पिघल जाएगा, पानी में बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पिघलना बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार से यदि द्रव्य जो होता है फ्रेंड, ठीक है ना, द्रव्य से, ठीक है ना, द्रव्य से यदि गैस में कोई चीज़ बदल रहा है, क्या बदल रहा है? द्रव्य से गैस में बदलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बाष्पीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक है ना, बाष्पीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखेगा। उसी प्रकार से ध्यान रखेगा ठोस से गैस में जब बदलता है, ठीक है ना, ठोस से गैस में जब बदलता है तो क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको पता है, कपूर होता है, नेपथलीन होता है, ठीक है ना, सोडियम होता है। ये सभी जो उदाहरण है किसका आता है? तो ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण में आता है, जो कि ठोस से क्या होता है? गैस में। जैसे कपूर को जलाते हैं तो सीधा वो क्या बदलता है? वो गैस में जाता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेगा।
सॉरी, आगे देखते हैं फ्रेंड कि गैस से जब द्रव में बदलता है, ठीक है ना, यानी कोई भी चीज़ है जो गैस से द्रव में बदलता है, ठीक है ना, गैस से क्या द्रव में बदलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और द्रव्य से जब ठोस में बनता, द्रव्य से जब कोई चीज़ ठोस बनता है, जैसे पानी जो है वो जम करके बर्फ बन जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे जमना बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? जमना, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी जो पॉइंट है ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पदार्थ के टोटल जो अवस्था है वो टोटल कितने होते हैं? 5 अवस्था होता है पदार्थ का। जैसे आपका हो गया ठोस, द्रव्य, गैस, उसी प्रकार से आपका चौथी जो अवस्था होता है वो होता है प्लाज्मा, और 5वां जो होता है वो क्या होता है? आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन होता है, ठीक है ना, बोस आइंस्टाइन होता है, ठीक है। तो ये सभी को आप लोग ध्यान में रखेगा और रिवीजन भी करते रहेगा। अगर जरूरत पड़े तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा फ्रेंड, और कुछ जो पॉइंट है वो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ पॉइंट लिख देते हैं, कुछ पॉइंट आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, नहीं तो सभी पॉइंट लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा भी वीडियो बन जाएगा, तो आप लोग बोर भी होने लगेंगे, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट आप लोग भी जरूर लिखते चलिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारा रिवीजन होते चलेगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है, ठीक है ना। तो यांत्रिक तरंगे जो है वो गमन कर सकती है किस माध्यम में, ये बताना, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सिर्फ माध्यम में, ठीक है ना, निर्वात में नहीं, ठीक है ना। निर्वात में जो है वो यांत्रिक तरंग जो है वो निर्वात में गमन नहीं करता, सिर्फ माध्यम में गमन कर सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखेगा, ठीक है ना। यांत्रिक तरंग जो होता है फ्रेंड वो मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यांत्रिक तरंग जो होता है, यांत्रिक तरंग, ठीक है ना, यांत्रिक तरंग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला में क्या होता है? पहला में आपको ध्यान में रखना है अनुप्रस्थ, ठीक है ना, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है ना, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार से दूसरा क्या है? दूसरा होता है आपका अनुदैर्घ्य, ठीक है ना, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य, ठीक है ना, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है फ्रेंड आपका पृष्ठीय तरंग। क्या होता है? पृष्ठीय तरंग होता है, पृष्ठीय तरंग होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। तीनों यांत्रिक तरंग जो होता है टोटल 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को ध्यान में रखना है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग और पृष्ठीय तरंग होता है, ठीक है ना। चलिए कुछ और पॉइंट है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो अनुप्रस्थ तरंग होता है फ्रेंड वो ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर क्या करता है? गमन करता है, यानी कि यात्रा करता है, ठीक है ना। अनुप्रस्थ तरंग का जो बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास आता है, क्या आता है? बेस्ट एग्जाम्पल में आता है क्या? प्रकाश, ठीक है ना। प्रकाश किसके अंतर्गत में आता है? तो अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या है? तो अनुदैर्घ्य तरंग का जो उदाहरण फ्रेंड आपको ध्यान में रखना है कि यह जो है वो ठोस, द्रव्य, गैस तीनों माध्यम में क्या करता है? तीनों माध्यम में गमन करता है, ठीक है ना। ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है ना, ठोस, द्रव्य एवं क्या? गैस, ठीक है ना, तीनों माध्यम में यह गमन करता है, ठीक है ना। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ध्वनि, ठीक है ना। ध्वनि किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड? तो यह आता है अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। पृष्ठीय तरंग क्या होता है? तो पृष्ठीय तरंग जो होता है ये होता है यह तरंग जो है वो 2 माध्यमों के इंटरफेस पर गमन करती है। क्या करती है? 2 जो पॉइंट रहता है उसको क्या करता है? 2 माध्यमों को इंटरफेस पर गमन करती है, ठीक है ना। और इसका उदाहरण क्या है? तो गुरुत्वीय तरंग, ठीक है ना, गुरुत्वीय तरंग, गुरुत्वीय जो तरंग होता है फ्रेंड, ठीक है ना, वो किसका उदाहरण है? तो ये पृष्ठीय तरंग का उदाहरण है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए है कि हाइड्रोजन विजन, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 से संबंधित है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जो है वो किससे संबंधित है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा? तो सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 1 मिनट, हाइड्रोकार्बन, सॉरी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण से संबंधित है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोकार्बन जो होता है, ठीक है ना, ये जो हाइड्रोकार्बन है फ्रेंड, ये हाइड्रोकार्बन जो होता है वो किसके यौगिक से बनता है? तो ये बनता है कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है ना, कार्बन और कार्बन, 1 मिनट रुकिएगा, कार्बन एवं हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन के क्या बनता है?
के यौगिक से बना हुआ होता है, के यौगिक से, ठीक है ना, के यौगिक से क्या होता है, बनता है, क्या बनता है, तो ये हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेगा। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन जो होता है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन जो होता है फ्रेंड, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से कितना, दो प्रकार के। पहला तो होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, पहला असंतृप्त, ठीक है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दूसरा जो होता है वो द्विबंध, ठीक है ना, सॉरी दूसरा होता है असंतृप्त, ठीक है ना, दूसरा होता है क्या, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो पहला आपका हो गया सॉरी पहला हो गया संतृप्त होता है जी, पहला संतृप्त हो जाएगा ना, वो गलत हो रहा है। पहला हो गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक मिनट इसमें गलती लिखा गया, थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ ना। हाँ, पहला हो गया क्या, संतृप्त, ठीक है ना, संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता पाया जाता है फ्रेंड, वो कहाँ पर पाया जाता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट में ध्यान में रखना है क्या, कि जैव विविधता जो होता है, ठीक है ना, इसके बारे में जो पॉइंट बनता है ये होता है क्या, एक मिनट, जैव विविधता के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैव विविधता जो शब्द है फ्रेंड, ठीक है ना, जैव विविधता शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था ये बताना, ठीक है ना। तो जैव विविधता शब्द, ठीक है ना, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर जैव, एक मिनट, पता नहीं कैसे चल रहा है, नहीं सही से, जैव विविधता, ठीक है ना, जैव विविधता जो शब्द है, ठीक है ना, शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, वाल्टर जी रोजिन के द्वारा, ठीक है ना, वाल्टर जी रोजिन के द्वारा यह दिया गया था। तो इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। जैव विविधता जो होता है वो क्या होता है, तो कोई भी प्रदेश के, ठीक है ना, किसी भी प्रदेश के जीन, प्रजाति, परिस्थितिकी तंत्र का समग्र रूप होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, क्वेश्चन बनता है कि अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता, ठीक है ना, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है फ्रेंड, ये 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 22 मई को, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से ध्यान में रखना है कि जलवायु के आधार पर विश्व बायोम को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। विश्व बायोम जो होते हैं, विश्व बायोम जो है फ्रेंड, उसको कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। जिसमें पहला हो गया आपका क्या, पहला हो गया आपका टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं ना, टुंड्रा, ठीक है ना, टुंड्रा प्रदेश हो गया। दूसरा जो हो गया क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका शीतोष्ण, दूसरा हो गया फ्रेंड आपका शीतोष्ण, ठीक है ना, शीतोष्ण प्रदेश। और तीसरा जो हो जाता है ये आपका हो जाएगा क्या, उष्ण कटिबंधीय बायोम, ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय बायोम, ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय बायोम। तो विश्व बायोम को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना, टुंड्रा, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय बायोम, ठीक है। तो ये सभी को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। पर्णपाती जो वन होते हैं वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मानसून वन जो बायोम है ना वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं फ्रेंड क्या है, 1 मिनट, थोड़ा सा आगे ज़्यादा बढ़ गया।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए है, ऑक्सीजन के अभाव में, ठीक है ना, अवायवीय जीवाणु, ठीक है, जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेट्रोल बनता है। क्या बनता है, पेट्रोल बनता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। पेट्रोलियम जो होता है वो क्या होता है, पेट्रोलियम के भंजक से, ठीक है ना, पेट्रोलियम के भंजक आसवन से ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह सभी क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो कैसे मापते हैं, पेट्रोल की गुणवत्ता, ठीक है ना, पेट्रोल की जो गुणवत्ता है फ्रेंड वो मापा जाता है किसमें, ऑक्टेन संख्या, ठीक है ना, ऑक्टेन संख्या में, ठीक है ना, ऑक्टेन संख्या में मापा जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से डीजल की जो गुणवत्ता होता है, डीजल की गुणवत्ता, ठीक है ना, डीजल की गुणवत्ता कैसे में मापते हैं, तो डीजल की गुणवत्ता जो मापते हैं फ्रेंड ये C10, ठीक है ना, C10 संख्या में मापा जाता है, ठीक है ना, C10 संख्या में मापा जाता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखें, इसको इस प्रकार से भी लिख देते हैं C10, ठीक है ना, C10 कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है ना। तो C10 इस प्रकार से लिखिए या इस प्रकार से, दोनों आपस में बराबर है। तो ये डीजल की गुणवत्ता इससे मापा जाता है C10 से। वही पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता है फ्रेंड ये मापा जाता है ऑक्टेन संख्या से, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। कोयला के बारे में पता है कि कोयला जो है वो कार्बन से बना होता है। कोयला किससे बनता है, कार्बन से बनता है। कोयले जो है टोटल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। कोयले कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको पता है कि पहला होता है पीट कोयला, ठीक है ना, पहला क्या हो गया, पीट कोयला हो गया। उसके बाद फिर आपका लिग्नाइट हो गया, लिग्नाइट, ठीक है ना, लिग्नाइट हो गया। उसके बाद फिर आपका बिटुमिनस और इसके बाद फिर आपका हो गया एंथ्रासाइट कोयला। तो ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं, ये चारों को ध्यान में जरूर रखें। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है। सबसे खराब क्वालिटी का जो होता है वो पीट कोयला होता है, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए फ्रेंड है, किस फल में असली यानी कि ट्रू तथा नकली फॉल्स फलों का गुण सम्मिलित है, ये बताना है। यानी कि कौन सा ऐसा फल है जो असली और नकली दोनों का गुण सम्मिलित है उसमें, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, काजू, ठीक है ना। काजू जो है वो फॉल्स फल भी है और असली फल भी है, यानी कि दोनों का अंतर्गत में आता है, ठीक है ना। तो ये दोनों का एग्जाम्पल है, दोनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो असली फल होता है यानी कि जो ट्रू फल होता है, इसका ये कैसे बनता है। तो ट्रू फल जो होता है ना, ये फूल के अंडाशय से विकसित होता है। ये जो ट्रू फल होता है ये क्या होता है, ट्रू फल जो होता है क्या होता है, फूल के, ठीक है ना, फूल के अंडाशय से, ठीक है ना, अंडाशय, ठीक है ना, अंडाशय से विकसित होता है, ठीक है ना। किससे होता है, अंडाशय से विकसित होता है, ठीक है ना, विकसित होता है। इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपका हो गया आम हो गया, ठीक है ना, केला हो गया, आम हो गया, केला हो गया। उसी प्रकार से अंगूर हो गया फ्रेंड, अंगूर के बाद आपका हो गया खीरा, ठीक है ना, अंगूर के बाद हो गया आपका खीरा, ETC, ठीक है ना। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी ट्रू फल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना, ट्रू फल के अंतर्गत आएंगे। तो इसे ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से जो नकली फल होता है यानी कि जो फॉल्स फल होता है वो कहाँ से होता है, तो फॉल्स फल जो होता है फ्रेंड, यह फल का विकास जो है वो अंडाशय के अलावा, यानी कि अंडाशय के अलावा कहाँ से, अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग, ठीक है ना, पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल आदि से क्या होता है, ये ऐसे फल को जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आभासी फल या नकली फल या फिर फॉल्स फल, ठीक है ना। तो ये कहाँ से बनता है, पुष्प के साथ साथ में, ठीक है, सॉरी, अंडाशय के अलावा, ठीक है ना, इसका जो विकास होता है अंडाशय के अलावा पुष्प के भी अन्य भाग से विकास होता है, ठीक है ना, अंडाशय के अलावा, ठीक है ना, अंडाशय, ठीक, एक मिनट, अंडाशय, ठीक है ना, अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग, पुष्प के अन्य भाग से, ठीक है ना, पुष्प के अन्य भाग से क्या होते हैं, विकसित होते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, उसे फॉल्स फल कहते हैं या नकली फल कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना। एग्जाम्पल में क्वेश्चन में बन जाता है, जैसे कि आपका हो गया सेब, अमरूद, नाशपाती, ठीक है ना, सेब हो गया, अमरूद हो गया फ्रेंड, उसके बाद नाशपाती हो गया, फिर अमरूद तो आपको बता दिए, सेब, अमरूद, नाशपाती, लीची हो गया आपका, ठीक है ना, लीची, कटहल, ETC, ये सभी के सभी जो आता है किसमें आता है, तो ये सभी नकली फल के अंतर्गत आता है। तो ये सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फल के अध्ययन को पता है कि क्या बोला जाता है, फल के अध्ययन, ठीक है ना,
फल के अध्ययन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसे इंग्लिश में पोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी, POMOLOGY, ठीक है ना, पोमोलॉजी, या फिर हिंदी में बोले तो फल विज्ञान। ठीक है, तो सिंपल सी है, ये भाग को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए या रिवीजन कर लीजिएगा ऐसे ही। लीची का कौन सा भाग खाते हैं, एरिल खाते हैं। सेब का थैलमस भाग खाते हैं। नारियल का क्या खाते हैं, तो एंडोकार्प भाग जो है वो अपन खाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सा कथन जो है वो सही है ये बताना है। तो कौन सा कथन सही है, सही जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सभी एंजाइम जो होते हैं क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है ना, और सभी जो प्रोटीन होता है वो किसका बना होता है, तो प्रोटीन जो होता है फ्रेंड CHO और N एवं किससे, CHO एवं N से क्या होता है, बना होता है। ठीक है ना, बना होता है। ठीक है ना, C मतलब हो गया कार्बन, H हाइड्रोजन, O से हो गया क्या O से हो गया ऑक्सीजन, और N से हो गया नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो ये सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ बता दिए। ठीक है ना, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से। ठीक है ना, प्रोटीन की जो कमी होता है कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर होता है। क्या होता है, क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर जो रोग है ये होता है फ्रेंड। ठीक है ना, तो ये प्रोटीन की कमी से ही होता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है अंडे में, ठीक है ना, अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है क्या, ग्लोब्यूलिन। ठीक है ना, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है वो अंडे में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट जो है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड कि लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, किसकी कमी से रखा गया है ये बताना है। तो कोबाल्ट जो लोहा होता है फ्रेंड वो कोबाल्ट और निकेल जैसा ही होता है, लेकिन इसको जो रखा गया वो बहुत दूर रखा गया है, तो किसकी गलती से रखा गया है ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है ना, इसकी गलती के कारण जो है वो लोहा को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है फ्रेंड वो किस पर आधारित है, तो ये जो आधारित है परमाणु भार पर। किस पर आधारित है, परमाणु भार पर। मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो ये परमाणु भार पर आधारित है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। मेंडलीव जो थे वो कहाँ के थे, मेंडलीव कहाँ के व्यक्ति थे, तो ये थे रूस के। कहाँ के थे, रूस के थे। ठीक है ना, और मेंडलीव के द्वारा ये जो आधार दिया गया, ठीक है ना, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी दिया गया, ये सिद्धांत कब दिया गया था, ये सिद्धांत दिया गया था 1869 ईस्वी में। ठीक है ना, तो इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसके किसके द्वारा दिया गया, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो सिद्धांत है फ्रेंड, ठीक है ना, वो किसके द्वारा, मोसले के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, मोसले के द्वारा दिया गया था, और 1913 में कब दिया गया, 1913 में दिया गया। और इनके द्वारा जब दिया गया तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर निर्भर रहता है, तो ये जो निर्भर रहता है आधुनिक आवर्त सारणी वो परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर आधारित है, परमाणु संख्या। ठीक है ना, परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। न्यूलैंड्स के जो आर्कटिस का नियम है, ठीक है ना, न्यूलैंड्स के द्वारा क्या दिया गया, तो अष्टक नियम दिए गए थे। अष्टक नियम, ठीक है ना, अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया, अष्टक नियम दिया गया किसके द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा। और वहीं डाबरेनर के द्वारा कौन सा नियम दिया गया, डाबरेनर, हाँ डाबरेनर के द्वारा कौन सा नियम दिया गया, तो त्रिक नियम। ठीक है ना, त्रिक नियम, त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया तो ये डाबरेनर के द्वारा दिया गया, तो ये सभी पॉइंट को ध्यान में रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है ये बताना है। तो मूत्र निर्माण में कौन से जो प्रोटीन होता है ये सहायक होता है। सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा एल्बुमिन। ठीक है ना, एल्बुमिन यानी ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेगा एल्बुमिन को। ठीक है ना, एल्बुमिन जो होता है क्या होता है, मूत्र के निर्माण में क्या करता है, सहायक करता है, जो कि प्रोटीन का नाम है। ठीक है ना, सभी जो प्रोटीन है वो आपको पता है कि जो प्रोटीन होते हैं वो किससे बना होता है, तो ये एमिनो अम्ल से बना होता है। ठीक है ना, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से शरीर में क्वाशियोरकर नामक रोग होता है फ्रेंड, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रखिएगा, अभी बता दिए थे। ठीक है ना, उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि रुधिर यानी कि रक्त में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है, ठीक है ना, रक्त में जो पाए जाने वाला प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ग्लोबिन जिसको बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से गेहूं में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है, ठीक है ना, ये हो गया आपका प्रोटीन हो गया। उसी प्रकार से गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लाइडिन, ठीक है ना, ग्लाइडिन जो प्रोटीन होता है फ्रेंड ये किस में पाया जाता है, तो ये गेहूं में पाया जाता है, ठीक है ना, तो इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से मक्का में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, जीन नामक प्रोटीन होता है। क्या होता है, जीन प्रोटीन, जीन नामक प्रोटीन होता है, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस, ठीक है ना, यानी कि नोबेल गैस को दूषित करना सबसे कठिन है, ये बताना, ठीक है ना। तो कौन सी उत्कृष्ट गैस है जिसको दूषित करना कठिन होता है, ये बताइए। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि He का मतलब क्या हो गया, हीलियम, ठीक है ना। हीलियम को दूषित करना क्या है, मुश्किल होता है, यानी कि कठिन होता है, तो ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार के टोटल उत्कृष्ट गैस है जिसको नोबेल गैस बोलते हैं, तो नोबेल जो गैस है फ्रेंड, ठीक है ना, नोबेल गैस जो है वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना हीलियम, He हो गया। उसी प्रकार से Ne होता है नियॉन, ठीक है ना, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, Ne नियॉन हो गया, Ar आर्गन हो गया, ठीक है ना, Kr क्या होता है, क्रिप्टॉन होता है, Xe जिनान होता है, और Rn होता है लास्ट में जो कि रेडान होता है, ठीक है ना। तो टोटल 6 नोबेल गैस है। टोटल जो नोबेल गैसों की संख्या है वो कितना फ्रेंड, टोटल नोबेल गैस की संख्या कितना है, 6 है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। नोबेल जो गैस है फ्रेंड इसे कौन से वर्ग में रखा गया, तो 18वें वर्ग में रखा गया। किसमें, वर्ग 18 में रखा गया, ठीक है ना, यह है 18वें वर्ग में, ठीक है ना, वर्ग में है, ठीक है ना, 18वें वर्ग में रखा गया। या फिर इसको क्या बोलते हैं, या फिर इसे शून्य वर्ग भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता है, शून्य वर्ग का तत्व, ठीक है ना, तत्व भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। Xe जो जिनान होता है फ्रेंड उसी को क्या बोलते हैं, उसी को अस्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अस्ट्रेंजर, ठीक है ना, अस्ट्रेंजर गैस, ठीक है ना, अस्ट्रेंजर गैस इसको ही बोला जाता है। Xe को यानी कि जिनान को बोला जाता है, ठीक है ना। रेडान को क्या बोलते हैं, तो रेडियो सक्रिय अक्रिय गैस, ठीक है ना, रेडियो सक्रिय अक्रिय गैस किसको बोलते हैं, तो रेडान को बोलते हैं। और सबसे भारी गैस जो होता है रेडान ही होता है, जो कि आपको वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। हीलियम के बारे में एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन के साथ में हीलियम का मिश्रण करते हैं कौन, गोताखोर लोग करते हैं, ठीक है ना। गोताखोर लोग जो पानी में डुबकी लगाते हैं तो हीलियम के साथ में ऑक्सीजन गैस को मिक्स करके वो एक देखते हैं ना, जो गैस थी वो क्या बोलते हैं, सिलेंडर टाइप का जो टांग रहता है उसमें ऑक्सीजन और साथ में हीलियम दोनों का मिक्स रहता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि कौन सा पदार्थ जो है वो विषैला है ये बताना है, यानी पॉइजनस है ये बताना है। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि HgCl2, ठीक है ना। HgCl2 क्या है, तो यह एक विषैला पदार्थ है, तो इसे ध्यान में रखेगा। यह उजला क्रिस्टलीय ठोस है जो कि प्रबल अभिकर्मक तथा यह विषैला यौगिक है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप लोग को ध्यान में रखना है कि इसका जो यूज होता है फ्रेंड वो कहाँ पर होता है, तो सिफिलिस जो बीमारी होता है उसको इलाज के लिए, ठीक है ना, इसका यूज, ठीक है ना, यूज जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो सिफिलिस बीमारी, ठीक है ना, सिफिलिस बीमारी के लिए, ठीक है ना, सिफिलिस बीमारी ठीक करने के लिए, ठीक है ना, ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, यूज होता है किसका, तो HgCl का, यानी कि जो विषैला पदार्थ है इसको, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेगा। NaCl जो कि आपको पता है कि सामान्य नमक का नाम है, ठीक है ना, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की प्रयोगशाला के बर्नरों में हम प्रयुक्त करते हैं, तो क्या प्रयुक्त करते हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो प्रयोगशाला के बर्नरों में हम क्या प्रयुक्त करते हैं फ्रेंड, सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका LPG, ठीक है ना। LPG जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्वाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जो कि यह किसके मिश्रण से बना होता है, तो ये होता है फ्रेंड प्रोपेन और ब्यूटेन के, ठीक है ना, प्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपेन या ब्यूटेन, ठीक लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ठीक है ना, ब्यूटेन के मिश्रण से यह बना होता है, ठीक है ना। और प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है फ्रेंड ये महकता नहीं है, ठीक है ना, यानी कि यह जो है वो दुर्गंध नहीं देता है गैस। इसलिए इसमें क्या करते हैं कि इथाइल मरकैप्टन जो गैस है, ठीक है ना, इथाइल मरकैप्टन, ठीक है ना, इथाइल मरकैप्टन ये जो गैस है इथाइल, ठीक है ना, इथाइल मरकैप्टन मरकैप्टन, ठीक है, सॉरी इथाइल मरकैप्टन
इथाइल मरकप्टेन जो गैस है, इसको क्या किया जाता है कि इसमें एलपीजी के साथ में इसको मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो गैस है वो दुर्गंध देता है। जो तो मिला देने से फायदा ये होता है कि जब एलपीजी का सिलेंडर जो है वो कहीं से रिसाव होता है तो वो दुर्गंध देने लगता है, तो लगता है कि गैस जो है वो लीक है, ठीक है ना। यदि कि ये गैस नहीं मिलाया जाए इथाइल मरकप्टेन, ठीक है ना, तो प्रोपेन और ब्यूटेन सिर्फ रहेगा, तो ये सिर्फ ज्वलनशील है और ये गमकेगा नहीं, यानी कि दुर्गंध नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि कहीं लीकेज भी रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, जैसे आप माचिस बारेगा वो लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड क्या कि प्राकृतिक जो गैस होता है वो मीथेन और इथेन का मिश्रण होता है। जो प्राकृतिक गैस होता है वो किसका मिश्रण होता है? मीथेन का और इथेन का, ठीक है ना। मीथेन और इथेन का मिश्रण होता है क्या? प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो जल गैस होता है, जल गैस, ठीक है ना, जल गैस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। जल गैस जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो जल गैस जो होता है फ्रेंड ये होता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, ठीक है ना, हाइड्रोजन का मिक्सचर से बनता है। कौन सी गैस? तो जल गैस बनता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बायोगैस जो रहता है, बायोगैस, ठीक है ना, वायु जो गैस होता है फ्रेंड ये कैसे बनता है? तो ये बनता है CH4 यानी कि मीथेन, ठीक है ना, मीथेन हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ये सभी के मिश्रण से क्या बनता है? तो ये सभी के मिश्रण से बायोगैस बनता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। CNG के बारे में आपको पता होगा, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। उसी प्रकार से PNG होता है तो होता है पाइप्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है ना। P से पाइप्ड हो गया, ठीक है ना। एक होता है LNG, ठीक है ना, जैसे कि आप जानते हो ना, जैसे नाम सुने वो CNG, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। उसी प्रकार से एक होता है क्या? PNG होता है, ठीक है ना, PNG में पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक होता है LNG होता है, ठीक है ना। LNG होता है क्या होता है? LNG होता है लिक्वाइड नेचुरल गैस, ठीक है ना। ये सभी के फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है ना। तो आपको अनजान नहीं लगेगा, ठीक है ना। जैसे CNG अपन जानते हैं क्योंकि CNG ज़्यादातर यूज होता है। PNG अपन लोगों के साइड में यूज नहीं होता है, इस सूरत साइड में देखते होंगे, सूरत में यूज होता है, शायद वहाँ बोलते हैं कि PNG यानी कि पाइप से ही घर में आपको कनेक्शन रहेगा गैस का, ठीक है ना, तो उसको PNG बोलेंगे। LNG क्या होता है? जो लिक्वाइड गैस रहता है, ठीक है ना, लिक्विड में जो रहता है नेचुरल गैस उसको बोलते हैं लिक्वाइड नेचुरल गैस, LNG बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। मोहर लवण है, ठीक है ना, तो मोहर किसका लवण है ये बताना, ठीक है ना। तो सही उत्तर है द्विक लवण है। क्या? मोहर जो है वो क्या है? द्विक लवण है। तो ऑप्शन C जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसे ध्यान में रखेगा, ठीक है ना। इसका एक और उदाहरण है द्विक लवण का, ठीक है ना। द्विक लवण का एक और जो एग्जाम्पल है, ये तो आपका मोहर हो गया। उसी प्रकार से फिटकीरी भी इसी का उदाहरण है। किसका? फिटकीरी। फिटकीरी जो है वो इसी का उदाहरण है, तो इसे भी ध्यान में रखेगा, एक द्विक लवण का, ठीक है ना। ये भी आपका मोहर हो गया और आपका फिटकीरी जो हो गया द्विक लवण का उदाहरण है। और फिटकीरी का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, K2SO4, ठीक है ना, K2SO4 इंटू Al2, ठीक है ना, इंटू क्या होता है SO4 होता है, SO4 का होल क्यू, ठीक है ना, इंटू 24H2O, ठीक है ना, 24H2O सॉरी। यदि आप 24H2O भी याद रखते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ से भी ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो लास्ट में आप ये भी आपको याद रहेगा 24H2O, तो आप यहाँ से भी हल कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन कोशिश कीजिए थोड़ा सा ज़्यादा याद रख लीजिए, तो आपको ज़्यादा ईजी होगा बनाना, ठीक है ना। K2SO4 इंटू Al का 2, ठीक है ना, Al2 इंटू SO4 का होल क्यू इंटू 24H2O होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अम्लीय लवण कैसे बनता है फ्रेंड? तो प्रबल अम्ल और निर्बल क्षारक के साथ में मिलाते हैं तो अम्लीय लवण बनता है। क्षारीय कैसे बनता है? तो प्रबल क्षारक के साथ में निर्बल अम्ल को मिलाते हैं तो क्या बनता है? क्षारीय लवण बन जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है कि अप्रत्यास्थ संघटन, ठीक है ना, अप्रत्यास्थ संघटन में क्या संरक्षित रहता है ये बताना है, ठीक है ना। तो अप्रत्यास्थ संगठित में जो क्या संरक्षित रहता है ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संवेग रहता है। क्या रहता है? संवेग रहता है, ठीक है ना। और संवेग बराबर क्या होता है फ्रेंड? संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे वेग का गुणनफल होता है। द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है ना। द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है? संवेग होता है। तो इसे भी ध्यान में रखेगा, ठीक है ना। संवेग को किससे डिनोट करते हैं? तो P से करते हैं, यानी कि P यानी पल्स, ठीक है ना।
पल्स P हो गया, P बराबर क्या होगा m गुना v बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका संवेग हो जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, P को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 16 में परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव्य प्रवाहित हो रहा है, दाब कम होगा जहां पर क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि दाब कहां पर कम होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव्य प्रवाहित हो रहा है, तो दाब कहां पर कम होगा ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 1 मिनट, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि वेग जहां पर अधिकतम होगा वहां पर दाब क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो दाब कम होगा जहां पर क्या होगा, वेग अधिकतम होगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण से कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो वो किस प्रकार का बनेगा ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये बनेगा क्या, हमेशा सीधा तथा काल्पनिक बनता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है और आभासी यानी कि उल्टा होता है, ठीक है ना। या फिर काल्पनिक जिसको बोलते हैं, उल्टा नहीं, काल्पनिक या आभासी जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा, और सीधा के साथ में आभासी बोले या फिर काल्पनिक बोलिए, यानी कि काल्पनिक का ही एक अन्य नाम है क्या, आभासी, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, काल्पनिक या फिर आभासी, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर, ठीक है ना, सीधा वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जब कब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि पी ब्लॉक के तत्वों के साथ हाइड्रोजन से संयुक्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन बी, उसे क्या बोलते हैं, आणविक हाइड्राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आणविक हाइड्राइड बोला जाता है इसको। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये हाइड्राइड है क्या, कौन कौन सी होते हैं, ये जो हाइड्राइड होते हैं ये हाइड्राइड, ठीक है ना, हाइड्राइड है। तो कौन कौन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, H2S होता है, उसके बाद फिर आपका H2O होता है, ठीक है ना, H2O, और उसके बाद फिर H2SE, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, ये हाइड्राइड के रूप में होते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। वर्ग 18 के तत्व को क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोला जाता है, ठीक है ना। वर्ग 18 के तत्व, ठीक है ना, 18 के तत्व को कहते हैं, ठीक है ना। वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं, तो इसे अक्रिय गैस बोला जाता है, ठीक है ना, अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस कहते हैं। वहीं वर्ग 17, ठीक है ना, वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हैलोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो भी दिमाग में आता है ये सभी को अपन दिमाग में रखते चलना है और रिवीजन भी करते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हुआ है, हीरा का जो क्रांति कोण है फ्रेंड वो कितना होता है ये बताना, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान रखना आप लोगों को। हीरा का जो क्रांति कोण है फ्रेंड ये बनता है कितना, 24.4 डिग्री बनता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से 41.1 डिग्री किसका बनता है, तो ये क्राउन कांच का बनता है, किसका बनता है, क्राउन कांच, ठीक है ना, क्राउन जो कांच होता है फ्रेंड, क्राउन कांच का, ठीक है। उसी प्रकार से 37.4 डिग्री जो बनता है किसका बनता है, फ्लिंट कांच का, किसका, फ्लिंट कांच, ठीक है ना। फ्लिंट कांच जो रहता है फ्लिंट कांच का बनता है। और 48.5 डिग्री किसका बनता है, तो ये जल का बनता है, ठीक है ना, ये किसका बनता है, जल का, ये क्रांति कोण है। तो ये सभी आप लोग ध्यान में रखेगा। हीरा का हो गया 24.4 डिग्री, क्राउन कांच जो होता है उसका 41.1, फ्लिंट कांच का 37.4 और जल का 48.5 डिग्री बनता है क्या, तो क्रांति कोण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए न्यूनतम भूमि
को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए, यानी कि अपने जीवन को बिताने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम भूमि होता है ना, उसको क्या कहा जाता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय पद छाप कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इंग्लिश में बोले तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। यानी कि मानव की जो क्या बोलते हैं, जीवन को आवश्यक रूप से धारण करने के लिए, पूरी जिंदगी को जीने के लिए जो न्यूनतम भूमि की आवश्यकता पड़ता है उसी को पारिस्थितिकीय पद छाप कहा जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो बताएगा फ्रेंड आप लोग को वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका टोटल 20 क्वेश्चन जो वो समाप्त हो चुका है आज की क्लास का, और ठीक ठाक अपन डिस्कशन भी करते हुए चले, ठीक है ना। बाकी कोई भी दिक्कत हो, समस्या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा क्या सुधार करना है, और आप लोग फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, लाइक डिसलाइक जो भी है जैसे भी करके, ठीक है ना। चलिए, ताकि अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और पता भी चलता रहे कि वीडियो में क्या दिक्कत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये भी कम से कम पता चलता रहे, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए क्लास में नए टेस्ट सीरीज के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।